China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. One of the weapons China demonstrated, we call it 61, because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. China is the only country with hydrogen bomb. चाइना का ये क्लेम करना कि हाइड्रोजन बॉम्ब की तकनीक सिर्फ उसी के पास है, ये सरासर गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना से पहले अमेरिका 1952 में अपना हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट पूरा कर चुका था। अमेरिका के बाद रशिया, जिसने 1953 में अपना टेस्ट पूरा कर लिया था, फिर यूनाइटेड किंगडम्स, जिसने 1957 में अपना टेस्ट पूरा कर लिया था, और उसके बाद जाकर कहीं चाइना आता है। इवन चाइना के बाद भी फ्रांस ने 1968 में अपना टेस्ट पूरा कर लिया था। यानी कि चाइना का सिर्फ ये क्लेम करना दुनिया में हाइड्रोजन बॉम्ब सिर्फ उसी के पास हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि इंडिया के 1998 के पोखरण टेस्ट में भी थर्मोन्यूक्लियर कैपेबिलिटी देखी गई थी, यानी कि ये स्पेकुलेट किया जा सकता है कि इंडिया के पास भी हाइड्रोजन बॉम्ब है। दूसरा क्लेम इस वीडियो में जो किया जाता है वो है DF-61 हथियार का। ये चाइना के पास ज़रूर है। DF-61 हथियार एक ICBM कैटेगरी में आता है, जिसको चाइना 2025 में ही डिस्क्लोज़ कर चुका है। और ICBM का मतलब यहाँ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ऐसी मिसाइल सिस्टम्स जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाकर भी तबाहियाँ मचा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट की तरह होता है, जिसे आसमान में भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगती है, लेकिन एक बार अगर वो आसमान में पहुँच जाए तो बाकी काम ग्रेविटी का ही होता है। एक बार ये अपने टर्मिनल फेज़ में पहुँच जाए तो इसे इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये ऑलमोस्ट माक 5 की स्पीड को पकड़ लेता है, यानी कि साउंड की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा स्पीड ये पकड़ लेता है। इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर होती हैं MIRV, जिन्हें कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल्स। ये बस कुछ मिसाइल्स होती हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रखी जाती हैं। एक बार ये बैलिस्टिक मिसाइल का फेज़ इनिशिएट हो जाए तो ये मिसाइल्स फैल के अलग-अलग टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कमाल की बात यह है कि इन बैलिस्टिक मिसाइल्स में आप न्यूक्स भी डाल सकते हैं, यानी कि मास डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी ये मिसाइल रखती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्लासिफाई किया जाता है उनकी रेंज के हिसाब से, जिनमें से सबसे पहली होती है SRBM, फिर MRBM, फिर IRBM, फिर ICBM। इनके अलावा एक क्लासिफिकेशन लॉन्च पैड के बेसिस पर भी होती है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह की मिसाइल आती है, वो है SLBM, यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसे न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जाता है और पानी के अंदर छुपी हुई होती हैं। इनकी कैपेबिलिटी सेम ICBM से है, बस इन्हें कंट्रीज़ छुपा के रखती हैं ताकि कि अपना सेकंड स्ट्राइक इंश्योर कर सकें। क्योंकि कई देश, इंडिया और चाइना जैसे कई देश, फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी नहीं अपनाते, यानी कि जब तक उन पे कोई हमला ना करे तब तक वो किसी पे भी न्यूक्स नहीं भेज सकते। इस वजह से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी देश ने हम पे न्यूक्स डाल दिए और हमारे न्यूक्स उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो कंट्री के पास कुछ बैकअप रहना चाहिए ताकि वो अपना सेकंड स्ट्राइक इंश्योर कर सके। इसलिए इन न्यूक्स को पानी में कहीं छुपाया जाता है। और कंट्रीज़ एक न्यूक्लियर ट्रायड मेंटेन करती हैं, यानी कि 3 तरह के न्यूक्लियर लॉन्च होते हैं, जैसे पहला लैंड बेस्ड, दूसरा सबमरीन और तीसरा एयर। अगर इनमें से कोई भी एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो बाकी के 2 कंट्री के पास बचते हैं कि वो इनसे अपनी मिसाइल को लॉन्च कर सकें और जवाब दे सकें। क्योंकि ICBM एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो पहले इसमें एटॉमिक बॉम्ब्स जो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 से बनते थे, उन्हें स्टोर किया जाता था। पर अब एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा शक्तिशाली बॉम्ब, जो कि थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड जिन्हें कहा जाता है, या फिर उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब्स कहा जाता है, ICBMs में अब ये कैरी किए जाते हैं। ये बॉम्ब्स 2 स्टेज रिएक्शन फॉलो करते हैं। पहले फिजन ट्रिगर होता है, उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन होती है। इन बॉम्ब्स की खास बात ये है कि एटॉमिक बॉम्ब से इनकी यील्ड 100 या इवन 1000 गुना ज़्यादा हो जाती है, और यही चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बनाती है। बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा तुमने क्रूज़ मिसाइल का नाम सुना होगा।
ये खास तरह की गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जिन्हें कंटिन्यूअसली हवा में गाइड किया जाता है, यानी कि ये बीच हवा में अपनी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ये ऐसे टारगेट्स पे लॉन्च की जाती है जिनमें हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ में डिफरेंस सीधा है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर के बाहर जाना पड़ता है और उसके बाद वो अपने टारगेट पे हिट करते हैं। लेकिन क्रूज़ मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर रहती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से काफ़ी अपनी एक लो हाइट मेंटेन करके रखती हैं, जिससे रेडार की पकड़ में ना आए। इन्हें लैंड शिप, सबमरीन या एयरक्राफ्ट किसी से भी लॉन्च किया जा सकता है। क्रूज़ मिसाइल का एक रीसेंट एग्जांपल बताऊं तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा प्रिसीजन स्ट्राइक में यूज़ की गई थी। यूजुअली क्रूज़ मिसाइल की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल थी जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट साउंड की रफ्तार से 2.8 टाइम्स ज़्यादा थी और रेंज 290 से 450 किलोमीटर। ब्रह्मोस के अलावा इंडिया के पास निर्भय मिसाइल है। निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। स्पीड की बात करें तो ये साउंड की स्पीड से 0.7 या 0.9 टाइम्स फास्टर जा सकती है, जो कि स्टिल ब्रह्मोस से कम है, लेकिन इसकी रेंज ब्रह्मोस से ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर ज़्यादा है। लो एल्टीट्यूड पर चलने वाली ये मिसाइल फ़िलहाल लैंड ज़मीन से ही लॉन्च की जा सकती है। हालाँकि इसमें काम चल रहा है कि इस मिसाइल को हवा या पानी से भी लॉन्च किया जा सके। निर्भय मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को ही कैरी करने के कैपेबल मानी जाती है। और डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया अग्नि 6 पर भी काम कर रहा है, जो कि एक प्रॉपर आईसीबीएम होगी। सो यस, फ्यूचर में इंडिया अग्नि 6 को अनाउंस कर सकता है दुनिया के सामने, जो कि एक प्रॉपर आईसीबीएम कैटेगरी में आएगी। सो यस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे पता है कुछ पॉइंट्स कवर अभी नहीं हुए होंगे, पर फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। कुछ भी नया जानने के लिए मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक कर देना। थैंक्स।